तो दोस्तों टेक हिंदी के आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ऑनेस्टली ये बता देता हूँ कि मैं कोई मोटो व्लॉगर तो नहीं हूँ, पर मैंने अपनी लाइफ में 3-4 गाड़ियाँ चलाई हुई है और इनफैक्ट 3 गाड़ियों का मैं पहले भी ऑनर रह चुका हूँ। ये मेरी तीसरी गाड़ी है जो मैंने खुद से परचेस की हुई है। मैं एक ऑटो एंथुजियास्ट तो बिल्कुल हूँ और ये है किया सोनेट GTX टॉप वेरिएंट और वो भी ऑटोमेटिक। तो ये परचेस किए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं और इस गाड़ी को मैंने 5700 किलोमीटर अराउंड चला लिया है। ये रेगुलर रिव्यू वीडियो तो नहीं है, मगर इस गाड़ी को इतना चलाने के बाद मैं इसका इन एंड आउट काफ़ी कुछ जान चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं इस किया सोनेट के बारे में 12 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी है, आई लव अबाउट दिस कार, एंड 12 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट दोस थिंग्स अबाउट दिस कार। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते। और अगर आप इस किया सोनेट का एक इनिशियल इम्प्रेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें क्या है जो मुझे पसंद है। तो सबसे पहली चीज़ है इसके गुड लुक्स। इस गाड़ी को देखते ही आप फिर से इसको देखना चाहेंगे। इवन रोज़ मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मैं इसको देख के बहुत ही खुश होता हूँ कि क्या लुक्स है। और इनफैक्ट जो ऑन रोड प्रेजेंस है वो भी कमाल की है। तो किया ने इसके लुक के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में वो है इसका इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। एक्चुअली आप 15-16 लाख के अंदर ये गियर बॉक्स एंड ये इंजन का जो कॉम्बिनेशन है 1.5 डीजल CRDI इंजन दिया है और उसके साथ इस सेगमेंट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट के अंदर कोई भी गाड़ी प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर के साथ डीजल में बिल्कुल नहीं आती। और ये फर्स्ट गाड़ी है जो इस सेगमेंट में इस कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। और इसको चलाने में जो इसकी पिकअप है, जो इसकी ड्राइवेबिलिटी है, इतना फटाक से वो 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। इवन जो ड्राइवेबिलिटी हाईवे पे स्टेबिलिटी है, इस इंजन एंड गियर बॉक्स की वजह से इसका जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का हो जाता है। तो इसकी वजह से इस गाड़ी का बिल्कुल वो प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम इसकी जो थर्ड पॉइंट मुझे पसंद है वो है उसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। एक्चुअली ये जो गाड़ी है इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा स्टीफर साइड है। इसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्पॉइल होती है, पर इसका जो फ़ायदा है वो आपको हाईवे पे हाई स्पीड पे मिलेगा। बोलना तो नहीं चाहिए, मगर ये गाड़ी को मैंने 173 टॉप स्पीड पे चलाया हुआ है। और जनरली जो ओपन हाईवेज होते हैं, जो उदयपुर एंड राजस्थान के हाईवे है, उस पर आराम से ये 140-150 पे आप क्रूज कर पाएंगे अगर रोड खुला है तो। और इस स्पीड में आपको कहीं पे भी नर्वस फील नहीं होने देती है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील होने देती है। बहुत ही हाई स्पीड में भागती है और बहुत ही स्टेबल रहती है और आपको एक इंस्पिरेशन देती है कि आप हाई स्पीड में चलाएं और आपको जब भी ब्रेक की ज़रूरत पड़े आप इंस्टेंटली ब्रेक लगाएं। स्टेबिलिटी कमाल की है इस गाड़ी की। इसके बाद इसका जो फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके इंटीरियर के अंदर। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती है। एक्चुअली ये जो फीचर है मुझे थोड़ा गिमिकी लगा था स्टार्टिंग में, और मैंने सोचा कि ठीक है AC तो है ही, फिर वेंटिलेटेड सीट होने का क्या मतलब है। पर आप मेरी बात मानिए दोस्तों, अगर 2-3 महीने आप इस तरीके की वेंटिलेटेड सीट वाली गाड़ी चला लेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी नेक्स्ट गाड़ी अब जब मैं लूँगा तो उसमें एटलीस्ट दूसरा कोई फीचर हो कि ना हो, बट एक वेंटिलेटेड सीट तो होनी चाहिए। क्योंकि जो इंडिया में गर्मियों का मौसम है वहाँ पे आपको बैक पे बहुत पसीना होता है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि गर्मी का मौसम ना भी हो फिर भी बैक पे पसीना तो होता ही है। तो आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर मीटिंग में जा रहे हैं शॉर्ट ड्राइव में, तो जो पसीना होता है जो बहुत ख़राब दिखता है आपके पीछे शर्ट में, तो वो चीज़ के लिए वेंटिलेटेड सीट एक बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत ही अच्छा फील करवाता है। आपको बिल्कुल पसीना नहीं होने देता है। और वेंटिलेटेड सीट के लिए इस गाड़ी को मेरे तरफ से थम्स अप है। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है इसका लाइट स्टीयरिंग व्हील। वैसे इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है और सिटी में मैनूवर करने के लिए या फिर टर्निंग लेने के लिए, यू टर्न लेने के लिए बहुत ही इजी है। और हाईवे पे ये थोड़ा वेट भी पकड़ लेता है, तो आपको इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट हाईवे पे महसूस नहीं होने देगा। तो इसका जो लाइट स्टीयरिंग व्हील है उसको मैं थोड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका है
मैसिव 390 लीटर की बूट स्पेस। आप समझ लीजिए कि क्रेटा जैसी नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ियों में आपको 430 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इससे थोड़ा ही कम स्पेस आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप एवरेज देखोगे इस गाड़ियों के या फिर सब 4 मीटर गाड़ियों के बूट स्पेस की, जो 350 लीटर तक का मैक्स होता है, यानी कि उससे आपको ऑलमोस्ट 40 लीटर की ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिलती है। और ये सब 4 मीटर एसयूवी के सेगमेंट में सबसे बड़ी बूट स्पेस इस गाड़ी को मिलती है। अगर आप वीकेंड में 4 लोगों का लगेज ले जाने की सोच रहे हो तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट है वो है इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले या इंफोटेनमेंट जो यूनिट है इसका, वो 10.25 इंच का इस सेगमेंट का सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया है। और सिर्फ साइज बड़ी नहीं की है दोस्तों, इसके अंदर जो फीचर्स है, जो यूजेबिलिटी है, जो टच रिस्पॉन्स है, इसका बहुत ही कमाल का है। इसके बाद इस गाड़ी में आपको यूवो कनेक्ट फैसिलिटी मिलती है, जो टेक्नोलॉजी है इस कार को कनेक्टेड या फिर IoT सेगमेंट की गाड़ी बनाती है। इसके अलावा इसकी की से आप इस गाड़ी को अनलॉक ही नहीं, लॉक ही नहीं, इस गाड़ी को आप रिमोटली चालू भी कर सकते हो। इसके लॉक बटन को प्रेस करने के बाद होल्ड करके रखिए इसके होल्ड बटन को और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप घर पे बैठे बैठे अगर थोड़ी देर के बाद आप ट्रैवल करने निकलने वाले हो और गर्मी का मौसम है, आप यहाँ फ़ोन से यूवो कनेक्ट ऐप के अंदर जाके इसके इंजन को स्टार्ट कर दीजिए, एसी के टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, प्लस इसका जो वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम वाला जो एयर प्यूरीफायर है उसकी भी सेटिंग आप इसके वायरलेसली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की वो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से ये गाड़ी को इस सेगमेंट में यूनिक बना देता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस गाड़ी का एसी परफॉर्मेंस। और इस गाड़ी में इस टॉप एंड वेरिएंट के साथ आपको ऑटो एसी मिलता है। मेरा जो पुराना गाड़ी था वो था टाटा टियागो, उसमें एसी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और प्लस वो मैनुअल एसी था, तो उसमें आप को जो टेम्परेचर सेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। यहाँ पे ऑटो एसी होने के बावजूद प्लस इसकी एसी की कूलिंग बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इफेक्टिव है। और जो ऑटो एसी का फीचर है वो तो कमाल का है कि आप बस टेम्परेचर घर के एसी की तरह चेंज कीजिए और वो आपको कंफर्टेबली हमेशा कंफर्टेबल फील करवाए। उस तरीके से ऑटोमेटिक आपको एयर कंडीशनिंग चालू कर देता है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इस गाड़ी की, यहाँ पे जो आपको हेडलाइट्स मिलती है वो मिलती है फुल LED सेटअप मिलता है। और रात को आप चलाए या फिर आपके जो DRL है वो भी बहुत ही लुक्स में कमाल के हैं, मगर नाइट को आप ड्राइव करते हैं हाईवे पे या फिर बहुत ही अंधेरी वाली जगह पे तो इसकी हेडलाइट बहुत ही अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। इसके बाद इस गाड़ी में जो दूसरा प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा है वो है इसके अंदर अगर आप 20,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करते हो, जैसे कि ये ऑलमोस्ट 14,50,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ सकती है, इसमें 20,000 आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो इसमें आपको 5 ईयर की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मुझे लगता है हुंडई इस तरीके की वारंटी ऑफर कर रहा है अपनी वेन्यू में। उसके अलावा तो कोई और कंपनी नहीं है, जैसे कि टाटा भी नहीं है, महिंद्रा भी नहीं है, जैसी कोई इस सेगमेंट की गाड़ियों में इस तरीके की वारंटी कोई भी आपको नहीं देता है, जो मुझे बहुत ही प्लस पॉइंट लगा। और प्लस मेरी पुरानी टाटा टियागो में वारंटी ख़त्म होने के बाद ही सीधा मुझे 40-50 हज़ार का खर्चा आया था। वो क्यों आया था वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, मगर मैं आपको ऐसे फील कर रहा हूँ कि एज अ कस्टमर ऑनर आपको क्या वो वारंटी मीन करती है, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मीन करती है और वो लेनी चाहिए आपको। और वो बहुत ही अगर सोनेट या वेन्यू के ऑनर्स को मिल रही है तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहूँगा या फिर 12th पॉइंट की इसकी फीचर लिस्ट बहुत ही लंबी है। इस गाड़ी में आपको मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलती है, TPMS सिस्टम मिलती है, आपको 6 एयरबैग्स मिलती है। इसके अलावा भी आपको सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में आपको वायरस प्रोटेक्शन के साथ एयर प्यूरीफायर मिलता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, डी कट जैसा स्टाइल्ड एलॉय आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। उसके अलावा भी वेंटिलेटेड सीट्स है, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट और बहुत ही कमाल की ओवरऑल पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। इसकी फीचर्स इतनी लंबी है कि आधा घंटा तो इसके फीचर्स एक्सप्लेन करने में चले जाए। तो यहाँ पे मैं आपने दूसरे वीडियोस में देखे होंगे, तो इसका प्लस पॉइंट है कि इसके गियर बॉक्स एंड उसके कॉम्बिनेशन के अलावा स्टाइलिश गाड़ी है, जो प्राइजेस में आपको इतने सारे फीचर्स दे रही है एक अलग सेगमेंट के लेवल की। और इसकी प्लास्टिक की और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
तो इस गाड़ी के बारे में हमने काफ़ी सारी अच्छी बातों की तो बात कर ली है, पर अब हम बात करते हैं इसकी जो बुरी चीज़ें हैं या फिर जो थिंग्स मुझे पसंद नहीं, आई हेट अबाउट दोज थिंग्स अबाउट दिस कार। तो उसके बारे में फर्स्ट जो चीज़ है वो है उसकी लो माइलेज। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो वेरिएंट पसंद किया है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट है और ऑटोमेटिक में मैनुअल से कम ही एवरेज मिलती है। फिर भी जो क्लेम माइलेज है 19 की, उससे तो मुझे बहुत ही, आप समझ लीजिए कि 4-5 अंक कम ही माइलेज मिल रही है। मेरी ड्राइविंग के हिसाब से 15-16 की एवरेज निकल रही है, पर यहाँ पे मैंने वो भी चेक किया कि अगर मैं बहुत ही लाइट फुट चलाऊँ तो मैं शायद 17-18 या फिर 19 की माइलेज भी निकाल सकता हूँ। पर उस तरीके की गाड़ी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है कि हमें हमारी ड्राइविंग जो स्किल है, ड्राइविंग की जो आदत है वो चेंज करनी पड़ती है और फिर आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ी चीज़ मुझे नेगेटिव लगी यहाँ पे। और मेरी जो पिछली डीजल गाड़ी थी टियागो, उसमें क्लेम एफिशिएंसी से भी मुझे कम ही मिल रही थी, फिर भी जो माइलेज थी वो 19-20 की थी, जो काफ़ी एक्सेप्टेबल थी। और यहाँ पे जो बहुत ही कम एवरेज मिल रही है, मुझे माइलेज मिल रही है, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं वो स्टीफ मिलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसका ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो स्टीफर साइड है, यानी कि आप गड्ढों पे से जाएंगे तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंदर आपको जर्क्स मिलेंगे। और जो बहुत ही शार्प गड्ढे हैं वहाँ पे सस्पेंशन बहुत ही गंदी तरीके से आवाज़ करता है, ऐसे लगता है कि कुछ टूट गया हो। वैसे मैंने काफ़ी बार देखा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आवाज़ गंदी करता है और आपको जर्क्स महसूस करता है बहुत ही गंदे गड्ढों पे। ओवरऑल 80% गड्ढों में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो 20% गड्ढे हैं उसमें प्रॉब्लम करता है। और कंपेयर टू इस सेगमेंट में जो टाटा नेक्सॉन है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। इनफैक्ट उसमें ऑलमोस्ट 98% गड्ढों पे से आप चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, अगर वो गाड़ी आप एक बार ड्राइव करोगे और उसके अंदर जो गड्ढों का परफॉर्मेंस है वो चेक करोगे तो ये गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत तो माइनस पॉइंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो माइनस पॉइंट है वो है इसकी रियर स्पेस। पीछे की सीट में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। एक तो गाड़ी चौड़ी ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2 लोग से ज़्यादा आप बैठ नहीं सकते, 3 लोग बैठेंगे तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा। हाँ, 2 लोग और एक बच्चा बैठ सकता है। प्लस जो लेग रूम है, और मैंने जो पॉइंट आपको बताया था कि इसमें सेगमेंट बेस्ड बूट स्पेस आपको मिलती है, तो हाँ, बूट स्पेस की वजह से थोड़ा रिक्लाइन एंगल पीछे की सीट का थोड़ा अपराइट कर दिया गया है, तो कंफर्टेबल भी कम महसूस होता है, प्लस थोड़ी आपकी लेग स्पेस भी कम हो जाती है। तो अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि आगे बैठ के चलाने में ही मज़ा है, पीछे बैठने में इतना मज़ा है नहीं। और प्लस 4 लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बेस्ट है। हम जो स्पेस की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरऑल आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक छोटी कॉम्पैक्ट सेडान या फिर एक हैचबैक जैसा ही फील करेंगे। अंदर जो एनवायरनमेंट है, आपको एक सनरूफ मिलता है, ऑफकोर्स इसकी वजह से एयरी तो फील होता है, पर फिर भी आपको ओवरऑल स्पेस का जो सेंस है ना, वो ऐसे लगेगा आप एक हैचबैक पे से आ रहे हैं। और मैं तो टाटा टियागो एक वेरी स्पेशियस गाड़ी है, थोड़ी बहुत हैचबैक है, फिर भी तो उसकी स्पेस और इसकी स्पेस में ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता है। इसी की जगह आप एक क्रेटा यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ी में बैठोगे तो बहुत सारी स्पेस आपको मिलेगी, या फिर आप टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी में बैठोगे तो वहाँ पे भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो स्पेस आपकी प्रायोरिटी है तो मे भी आपको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको फील होता है कि आप एक ओवरऑल अंदर से छोटी गाड़ी में बैठे हैं। बाहर से गाड़ी बहुत बड़ी लगती है, पर अंदर से आपको लगता है कि आप एक छोटी गाड़ी में ही बैठे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका स्टीयरिंग। जैसे कि भी मुझे इसकी एक अच्छी चीज़ लगती है कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है। स्टीयरिंग लाइट होने के साथ साथ इसका माइनस पॉइंट ये है कि ये जो स्टीयरिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक या फिर फील नहीं प्रोवाइड करता है। आपको पता नहीं चलता कि आप किस तरीके से रास्ते से गुजर रहे हैं, आपकी ब्रेकिंग अच्छी होगी। वो जो फील एंड फीडबैक है ना, वो आपको टाटा की गाड़ियों में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे हुंडई या फिर किया की गाड़ियों में जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, वो बहुत ही लाइटर साइड होता है। तो वो आपको सिटी ड्राइविंग में अच्छा है, पर हाईवे में हाई स्पीड पे आप जाते हो तो वो थोड़ा एक माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके साथ इसका जो एक और माइनस पॉइंट है कि इसका जो डैशबोर्ड सेटअप एंड जो स्क्रीन आपको दी गई है 10.5 इंच की, वो डैशबोर्ड के ऊपर आती है हेड्स अप डिस्प्ले की तरह। तो वो ओवरऑल पूरा सेटअप डैशबोर्ड का इस तरीके से है
कि यहाँ पे जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे तो हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, तो आप हाइट एडजस्ट करके अच्छा सा व्यू देख सकते हैं। व्यू आपको वैसे डैशबोर्ड काफ़ी ऊंचा है, मगर जो पैसेंजर साइड सीट है ना वो काफ़ी नीची है। तो काफ़ी मेरे रिलेटिव्स और दोस्तों जो वहाँ पे बैठे हैं, और प्लस मैंने भी बैठ के देखा कि थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसी महसूस होता है, और ऐसे लगता है कि रास्ते का व्यू आपको अच्छे से नहीं मिलता है, डैशबोर्ड काफ़ी ऊपर आ गया है। तो इस तरीके का एक माइनस पॉइंट अर्गोनॉमिक वाइज मुझे लगा। उसके बाद एक वियर्ड सा पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में, मे बी आपको शायद इतना इम्पैक्ट करे या ना करे, अगर माइनस पॉइंट की लिस्ट ही बनाने बैठा हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सनग्लास होल्डर है ऊपर, वहाँ पे मेरे सनग्लास रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद अजीब सी गाड़ी में आवाज़ आने लगी और मुझे लगा कि विंडो रैटल कर रही है, और गाड़ी में से जैसे पुरानी गाड़ियों में से ऐसे वाइब्रेशन एंड जो नॉइज़ आती है कांच की, इस तरीके की नॉइज़ आने लग गई। तो मैंने काफ़ी चेक किया, 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया कि किस तरीके की नॉइज़ है। फिर दिमाग में एक आइडिया है कि मे बी सनग्लास तो आवाज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सही था, मैंने सनग्लास निकाल के हाथ में लिए तो फिर वो आवाज़ बंद हो गई। तो एक तो आवाज़ सनग्लास की लगती नहीं है, और उसका जो इंटरनल जो बिल्ड है वो स्पंचनेस इतनी अच्छी नहीं है, और सनग्लास अगर आप अंदर रखते हो तो वियर्ड सी नॉइज़ करता है और आपको लगता है कि आपके खिड़कियाँ अभी से खड़कने लग गई क्या। तो वो एक थोड़ा माइनस पॉइंट मुझे लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, और इसका जो गिमिकी फीचर मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसके जो एयर प्यूरीफायर है उसके अंदर आपको एक परफ्यूम डिफ्यूज़र मिलता है, उसके अंदर परफ्यूम का एक कार्टिज भी है जो मैंने रिमूव किया। पर जो ओवरऑल वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको स्क्रीन में कि परफ्यूम है अंदर, पर वो थोड़ा मुझे गिमिकी फीचर लगा कि एक्चुअली मैं यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी परफ्यूम की स्मेल यहाँ पे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि किया वालों ने मे बी फीचर्स की लिस्ट बड़ी करने के लिए उस चीज़ को ऐड किया है, बाकी इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसके स्पीकर सिस्टम। वैसे तो इसके अंदर बोस के स्पीकर सिस्टम लगते हैं, ऑन पेपर आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि वाह बोस के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, और आप कंपेयर करेंगे सेल्टोस के जो बोस के स्पीकर्स आते हैं वो कमाल के थे, मगर सोनेट में इन्होंने जो स्पीकर सिस्टम लगाया है वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के ज़रूर है, और आप मुझसे नहीं कोई और भी जो ऑनर्स हैं उनको भी पूछ सकते हैं। प्लस आप दोनों गाड़ियाँ को आप मैच करोगे, जैसे कि नेक्सॉन में देखोगे कि हरमन के स्पीकर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, और वहाँ पे हरमन की जो बैचिंग मिलती है उसका आपको पूरा फ़ायदा भी मिलता है। यहाँ पे बोस की बैचिंग मिलती है, तो फिर भी मुझे स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं लगे। आप कंपेयर करोगे तो ही पता चलेगा, आप फर्स्ट टाइम इसमें बैठे हो आपको स्पीकर कमाल के ही लगने वाले हैं, पर कंपेयर करोगे और रियलिटी चेक करोगे तो आपको लगेगा कि भाई इतने भी अच्छे स्पीकर्स नहीं है, भले भी बॉस की बैचिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। इसके बाद जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए किया ने इंटीरियर की जो लाइट्स है वो हेलोजन बेस्ड दी है। इतने 15 लाख रुपए खर्चने के बाद भी इस गाड़ी में हेलोजन बेस्ड इंटीरियर लाइट्स मिलती है, जो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, एलईडी बेस्ड देनी चाहिए, जो आपको एक प्रीमियम फील देता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी और स्टूपिड सी कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो फ्रंट के जो आपको विंडो ओपनिंग बटन्स है वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड के ही ल्यूमिनेटेड मिलेंगे, बाकी 3 बटन ल्यूमिनेटेड नहीं है। इवन 3-4 लाख की टियागो गाड़ी में भी वो ल्यूमिनेटेड मिल जाते हैं, प्लस पीछे साइड भी वो आपको ल्यूमिनेटेड नहीं दिए गए। तो एटलीस्ट 14-15 लाख की गाड़ी में इतनी कॉस्ट कटिंग तो नहीं होनी चाहिए थी। इनफैक्ट फीचर लिस्ट इतना लंबा है तो इतनी मतलब 10 या फिर 50 रुपए की चीज़ के लिए क्यों इतनी कंजूसी की गई है वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो सीरियस इशू है, और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा, जो है सेफ्टी रिलेटेड इशू। और जो सेल्टोस की क्रैश टेस्टिंग हुई है उसके अंदर इसको सिर्फ 3 स्टार मिला है, और ओवरऑल रिलायबिलिटी इश्यूज भी है, जैसे कि इसके ओवरऑल हर एक इंडिया में हर एक कोने पे आपको सर्विस सेंटर नहीं मिलते हैं। खैर मुझे तो यहाँ पे अहमदाबाद में सिटी में गाड़ी ड्राइव करनी है तो वो मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इसके अलावा रिसेंटली सुनने में आया है कि एक किया सोनेट के अंदर आग लग गई है, और वो भी टॉप एंड वेरिएंट में लगी है, तो कोई आफ्टर मार्केट एसेसरीज फिटमेंट का भी कोई इश्यू नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो ठीक है, समझ में आता है, पर अभी कोई न्यूज़ या फिर किया वालों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पर वो एक चीज़ मेरे लिए एज अ ऑनर बहुत ही चिंताजनक है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट आप 14-15 लाख की एक मिनी एसयूवी या फिर एसयूवी गाड़ी लेते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इस गाड़ी में 4-5 स्टार तो आपको मिल जाए। इवन इस
कंपनी जो ऑलरेडी बदनाम है अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए, वो मारुति सुजुकी आपको 4 स्टार रेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी दे रही है, और यहाँ पे किया सोनेट जैसी एक ट्रस्टेबल कंपनी भी आपको 4 स्टार या फिर 5 स्टार नहीं अचीव कर पा रही है, तो वो एक चिंताजनक चीज़ है। तो इस चीज़ में मैंने थोड़ा और भी रिसर्च किया कि ये स्टार रेटिंग कैसे काम करती है। तो एक्चुअली जो टेस्टिंग होती है वो आपको जो बेस वेरिएंट्स होते हैं वहाँ की टेस्टिंग होती है। तो बेस वेरिएंट्स में सेफ्टी फीचर किया एंड हुंडई वाले पहले से ही कम देते हैं। वहाँ पे आप दूसरी कंपनियाँ देखेंगे जैसे कि टाटा है या फिर महिंद्रा है, वो ज़्यादा देते हैं। तो आप अगर एक हायर वेरिएंट या टॉप वेरिएंट परचेस करते हैं तो सेफ्टी रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरे केस में है। मगर हाँ, एक चीज़ है कि सेफ्टी वाइज अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, इसका बॉनेट आप ऊपर करेंगे तो बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, और आपको कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग उसमें तो नहीं देखने को मिलेगी। पर हाँ, जो फीचर्स है सेफ्टी वाइज वो बेस वेरिएंट में कम आते हैं, तो वो एक माइनस पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा। तो ओवरऑल यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। ये टोटल 12 चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई, और ये 12 चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। तो आप बताइए आपके क्या इसके बारे में फीडबैक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अंकुश अखर आपको एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।